वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेट है आज 6 जुलाई 2025 और स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ नेशनल सेक्शन की न्यूज़ देखते हैं। नेशनल सेक्शन में सबसे पहले न्यूज़ आती है, हिमाचल फर्स्ट स्टेट बन गया है जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन इसने स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फेस ऑथ नाम का सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया है एलिजिबल बेनिफिशियरीज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में राशन सब्सिडाइज्ड राशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो ऑथेंटिकेशन है अभी तक कैसे होता था, अभी तक मोबाइल बेस्ड ओटीपी जो आता था उससे या बायोमेट्रिक मेथड से यूज़ किया जाता था। हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, जैसे कि रिमोट लोकेशंस में एसएमएस की डिलीवरी नहीं होती थी, फेलियर होते थे, बायोमेट्रिक मिसमैच का इशू आता था यूआईडीआई के एंड पे। तो इस कारण से बेनिफिशियरीज जो होते थे उनको ये बेनिफिट पीडीएस का बेनिफिट मिलने से कई बार इनकन्वीनियंस होती थी। सो नाउ द सिस्टम हैज़ बीन मेड वेरी एक्सेसिबल और वेरी सीमलेस। इसमें अब जो एफपीएस फेयर प्राइस शॉप या राशन शॉप के जो ओनर होंगे उनके स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल होगी जिसके मोबाइल कैमरे से वो बेनिफिशियरी का फेस ऑथोराइज करके और ऑथेंटिकेट करके और पीडीएस के अंदर में राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसको अक्रॉस द कंट्री सारे स्टेट्स धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे तो पीडीएस के अंदर में जो करप्शन और राशनिंग का जो नॉन अलॉटमेंट होता है या राशनिंग में इश्यूज़ आते थे वो रिज़ॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। The second news relate to fugitive economic offender, यूके बेस्ड आर्म्स डीलर संजय भंडारी, इनको दिल्ली के कोर्ट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। सो नाउ व्हाट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का एक एक्ट होता है, दैट इज एफईओ एक्ट 2018। इस एक्ट के अंदर में कुछ क्राइम्स की लिस्ट है, स्पेशली क्राइम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। तो उसके अंदर में अगर कोई पर्सन वो शेड्यूल्ड क्राइम, इस एक्ट के अंदर में जो लिस्टेड क्राइम है, अगर वो क्राइम कमिट करता है एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्राइम इज 100 करोड़ रुपीज, अगर इससे ऊपर की वैल्यू का क्राइम कमिट करता है तो उसको कोई भी कोर्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है। संजय मंडारी जो है ये 2016 में यूके एब्सकॉन्ड हो गए थे जब इनको ये समझ में आया था, इनको ये भनक लग गई थी कि इनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो एजेंसीज जो है जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये स्क्रूटनाइज कर रही है। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से संजय भंडारी जो है इनकी फॉरेन इनकम 655 करोड़ की थी, जिस जिसके ऊपर उन्होंने 196 करोड़ का टैक्स जो है ये वेट किया था। नेवरदलेस आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना है। द फर्स्ट इज़ ये संजय भंडारी आर्म्स डीलर संजय भंडारी का नाम, और दूसरा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स क्या होते हैं, किनको बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना है। एक होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अभी कौन-कौन मतलब कौन-सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है जिसको इस एक्ट के अंदर में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है। एग्ज़ाम्पल के लिए विजय माल्या हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अंडर दिस एक्ट। तो ऐसे कुछ 3 से 4 नाम और आपको सर्च करके मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, जो ऑलरेडी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की तरह डिक्लेयर्ड। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू अ मेडिकल स्कैम। यहाँ पे सीबीआई ने अभी तक का इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल एजुकेशन स्कैम्स जो हैं उसको अनकवर किया है। ये केस जो है ये मल्टीपल स्टेट्स में स्प्रेड तो है, साथ-साथ में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के कई टॉप ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व करता है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसके भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। देन कुछ मिडिलमैन और प्राइवेट कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ बड़े एजुकेशनिस्ट भी इस स्कैम में इन्वॉल्व है। व्हाट यूज्ड टू हैपन इन दिस स्कैम इज कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इंस्पेक्शन पे जाया करते थे, ये असेस करने के लिए कि वहाँ पे वो कॉलेज जो है वहाँ पे उनमें मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट सारी वो फुलफिल करता है कि नहीं। तो इंस्पेक्शन करने के लिए जब वो ऑफिसर्स साथ जाया करते थे उनकी तरफ से, उसके पहले ही मिनिस्ट्री के कुछ अंदर के टॉप ऑफिसर्स कॉलेज प्राइवेट कॉलेज वाले जो ओनर्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, इनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देते थे कि कब वो इन्वेस्टिगेटर आने वाले हैं, कब एसेसर्स आने वाले हैं उनके कॉलेजेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या जो है इंस्पेक्शन करने के लिए, जिससे वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर और ओनर्स पहले से ही अरेंजमेंट करके रख लेते थे कि कहीं पे कोई गैप फील ना हो एसेसर्स को और उनके कॉलेज का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो। तो इसके बदले में वो जो प्राइवेट कॉलेजेस पर्सनल्स या रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो मेडिकल कॉल ये जो एनएमसी या ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं इनको एक ब्राइब बहुत पहले से ही अच्छी खासी भेज दिया करते थे।
ये एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया है। इसमें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पुराने चीफ हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड इसमें मिले। देन उसके बाद आईआर वर्ल्ड अफेयर्स एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़। इसमें पहली न्यूज़ आती है कि एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ये चाइना में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन मीट में ऑर्गेनाइजेशन की मीट में विजिट कर सकते हैं 14 से 15 जुलाई को। एंड ये इंडिया की तरफ से इस मीटिंग में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग में 2020 के गलवान स्टैंड ऑफ के बाद पहली पार्टिसिपेशन होगी। तो यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ अ रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज जो हैं मेंबर है, रशिया भी इसकी मेंबर है। और ये रीजनल सिक्योरिटी पे कोऑपरेशन करने के लिए जो है मेंबर्स को प्रमोट करता है, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो इसके लिए ये प्रमोट करता है मेंबर कंट्रीज को। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द सेकेंड होमवर्क फॉर यू इज टू फाइंड आउट कि इंडिया और पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल टाइम मेंबरशिप कौन से ईयर में मिली थी या दी गई थी। तो अब यहाँ पे एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। जब से ये ऑर्गेनाइजेशन में चाइना पे बहुत बड़ा रोल है और इसलिए 2020 में जब गलवान का स्टैंड अप हुआ था, तो उसके बाद हमने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब जैसे लास्ट ईयर हमारा चाइना के साथ वो गलवान का जो स्टैंड ऑफ है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें हमने सारे पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट कर दिया है और धीरे धीरे हम डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूप्स को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो कन्फ्लिक्ट हम इंडिया और चाइना के बीच में चल रही थी वो कम हो जाए और दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं उनके टाइज नॉर्मलाइज हो जाए। तो इस चीज़ को एफर्ट को करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए एस जयशंकर जो हैं जब एससीओ की मीटिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग से डिस्कशन भी करेंगे। दोनों साइड्स ने अभी रिसेंटली कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है तिब्बत में, जो इंडिया और चाइना के कॉन्ट्रीब्यूशन कोलेबोरेशन से चलती है, उस कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी रिज्यूम कर दिया है आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। और अब एक बैच है हमारा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इंडिया से वहाँ पे जाएगा। उसके बाद आती है इज़राइल पैलेस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हमास ने ये एग्री किया है कि वो 60 डे गाज़ा सीज़फायर प्लान जो यूएस ने प्रपोज़ किया है उसमें इमीडिएटली जो है पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने एक 60 डे सीज़फायर का फाइनल प्रपोज़ल जो है प्रपोज़ किया था इज़राइल और हमास दोनों को, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो यहाँ पे हमास ने उसको पॉजिटिवली उसके लिए उसको रिस्पॉन्ड किया है। ये जो 21 मंथ का पूरा वॉर चल रहा है इज़राइल और हमास के बीच में, 21 मंथ से नियरली नियरली 2 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। इस वॉर को एक ब्रेक देने में हेल्प करेगा और दोनों पार्टीज़ को ये मौका देगा इज़राइल और हमास को कि वो बैठ के आपस में नेगोशिएट कर पाएँ और इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर पाएँ। उसके बाद आता है पीएम मोदी कन्फर्ड विद ट्रिनिडाड एंड टोबैकोस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो आपको याद होगा हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको घाना ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन नेशनल ऑर्डर है उससे कन्फर किया था। दैट वाज द 24th अवार्ड या 24th ऑनर फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैको की विजिट में वो विजिट पे थे, अब वहाँ से वो अर्जेंटीना चले गए हैं। तो त्रिनिदाद एंड टोबैको की विजिट के टाइम पे इस आइलैंड कंट्री ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैको से कन्फर किया है या उनको उनके ऊपर वो अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया है उनको। दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस अगेन। ये 25th नेशनल ऑनर अवार्ड है किसी फॉरेन गवर्नमेंट का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी कंट्री ने दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके साथ साथ में एक और एडिशनल न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और त्रिनिदाद एंड टोबैको ने 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे हैं कुछ की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल, कल्चर और स्पोर्ट्स में इंडिया और त्रिनिदाद अब दोनों मिल के अपना कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। देन उसके बाद सब लेफ्टिनेंट अ, आस्था पूनिया बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू बी ट्रेन्ड एज नेवल फाइटर पायलट। तो यहाँ पे ये जो आस्था पूनिया जी हैं, ये पहली वुमेन बन गई हैं जिनको इंडियन नेवी की फाइटर पायलट की ट्रेनिंग मिली है। तो यहाँ पे अब आगे आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ये मिग 29 के या फिर जो राफेल फाइटर जेट का नेवल वर्जन है वो हमको फ्लाई करते हुए देखने के लिए मिले।
सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्विटी। उस कॉन्टेक्स्ट में, जेंडर एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या वुमेन एम्पावरमेंट के केस में, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़। आपके लिए थर्ड होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इंडिया में फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की जो फर्स्ट वुमेन थी, वो कौन थी जिनको फाइटर पायलट चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये मैं आपको ईयर बता देता हूँ, दिस वाज़ इन 2016-17 जब हमारी इंडियन एयर फ़ोर्स ने कुछ वुमेन को ट्रेन किया था, तो उनमें फर्स्ट वुमेन कौन थी, जिनको ये फाइटर पायलट की ट्रेनिंग हमारे इंडिया में मिली थी। ये तो नेवी की बात कर रहा हूँ मैं। इंडियन एयर फ़ोर्स ने इससे पहले ही अपने वुमेन को कुछ वुमेन को ट्रेन कर दिया है फाइटर पायलट फ्लाई करने के लिए या उसको रन करने के लिए। तो वो मुझे आपको नाम मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिख के बताने हैं। देन उसके बाद आते हैं इकोनॉमी की न्यूज़ पे। तो इकोनॉमी में फर्स्ट न्यूज़ आती है ट्रिनिडाड एंड टोबैको से रिलेटेड अगेन। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैको ने हमारे इंडिया का जो यूपीआई नेटवर्क है, ग्लोबल यूपीआई नेटवर्क, उसका भीम ऐप जो है, उससे ट्रांज़ैक्शन इनेबल करने के लिए हाँ बोल दिया है। तो इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कैरिबियन नेशन जिसने इंडिया की भीम ऐप को यूज़ करके यूपीआई के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस कर को अलाउ कर दिया है अपनी कंट्री में। तो ये इस इनिशिएटिव या इस कंसेप्ट के बाद, इस पार्टिसिपेशन के बाद, दिस ट्रिनिडाड एंड टोबैको हैज़ बिकम द 8th कंट्री जो हमारे यूपीआई के सिस्टम को ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ करता है। अदर देन दैट देयर आर मेनी कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल। These countries have already, Sri Lanka भी इसमें है, नेपाल, भूटान, these countries have already become countries जो हमारी भीम ऐप के थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शंस को अलाउ करती हैं और वहाँ पे भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई का यूज़ करके। इसके अलावा दोनों नेशंस ने ये एग्री किया है कि वो कुछ और भी जैसे फाइनेंशियल मैकेनिज़म्स हैं जिनमें कोऑपरेट करेंगे, जिससे जो ट्रिनिडाड है, उसका जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो और अच्छा होगा। जैसे कि येस टैक्स सॉल्यूशन जिसमें डिजिलॉकर आता है, ई-सिग्नेचर आता है, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस आता है, जेम पोर्टल, इस पे भी दोनों कंट्री कोलैबोरेट करेंगे। ये जेम पोर्टल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है, ये हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल हो रहा है पर्टिकुलरली फॉर एमएसएमई। तो इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डू रीड अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। इंडिया रैंक्स अमंग टॉप वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटीज सेज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वलिटी फोर्थ रैंक पे आता है। मतलब इट इज़ द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब सिर्फ 3 कंट्री हैं जो इक्वालिटी की टर्म्स में इंडिया से आगे हैं, दैट इज़ स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस। तो ऐसा किस बेस पे उन्होंने बोला है? जैसे वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं जिनी इंडेक्स या जिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स, जिसके अंदर में वो ये मेजर करता है कि किसी कंट्री में कितनी इनइक्वालिटी है और उसके बेस पे कंट्री को स्कोर करता है। कोई किसी कंट्री का स्कोर अगर ज़ीरो की तरफ है, जितना ज़्यादा स्कोर ज़ीरो की तरफ रहेगा, मतलब उस कंट्री में उतनी कम इनइक्वालिटी है और उतनी ही ज़्यादा इक्वालिटी है। ज़ीरो का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, जबकि 100 जो होता है, 100 का स्कोर मैक्सिमम इनइक्वालिटी बताता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो इंडिया का स्कोर 25.5 है और ये ज़ीरो के काफ़ी पास है, मतलब ज़ीरो की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमको इक्वालिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे चाइना का स्कोर देखा जाए तो इट इज़ 35.7, यूएस का स्कोर 41.8 है और जी7, जी20 कंट्रीज़ बाकी की जो हैं नियरली ऑलमोस्ट ऑल, उनका स्कोर 25 से कम है, 25 से नीचे है। नीचे है मतलब समवेयर एट 30, 40, 50, 60, मतलब वहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिज़न। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव डाटा व्हेन इट कम्स टू इंडिया। इसी तरह आज से 2 महीने पहले वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट और निकाली थी, वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने ये बताया था कि इन 2011 से 2023 के बीच में 171 मिलियन इंडियंस या 17 करोड़ लोग जो हैं, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल गए थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी कैसे मेज़र करता है? जैसे वर्ल्ड बैंक का कहना है एनीवन अर्निंग बिलो $2.15 पर डे विल बी काउंटेड एज एक्सट्रीमली पुअर। तो हमारे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इससे ज़्यादा कमाती है पर डे और उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो पॉवर्टी का रेट है वो 16.2% से गिर के सिर्फ 2.3% पे आ गया है। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड न्यूज़ 2 मंथ्स अगो व्हेन इट केम टू पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया।
देन द नेक्स्ट न्यूज़ कम्स इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस जो हैं 25 ईयर्स के बाद शट डाउन कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में मार्च 7 2000 को स्टार्ट किए थे एंड नाउ दे आर वाइंडिंग अप देयर कंपनी पाकिस्तान। वो अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनका जो ऑफिस है वो ऑफिस को शट डाउन कर रहे हैं। उनका रीज़न जो उन्होंने दिया है वो ये है कि वो अपने बिजनेस की ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कि वो कई जगह पे ऑफिसेज बढ़ा रहे हैं, कई जगह पे कम कर रहे हैं और क्लाउड बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट हो रहा है, जिसमें सारी सर्विसेज जो है ये ऑनलाइन ही मिलती हैं, या फिर पार्टनर लेड मॉडल पे जा रहे हैं जिसमें वो अपना ऑफिस मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो डीलर्स ऑथोराइज डीलर्स होते हैं उनके थ्रू वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ऐसा एनालिस्ट का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये जो डिसीजन है इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, जिसके कारण ये अपना ऑफिस वहाँ पे या बिजनेस वहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। बिजनेस नहीं, ऑफिस क्लोज कर रहे हैं। दे विल स्टिल प्रोवाइड देयर सर्विस, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के बिज़नेस को तो वहाँ पे बहुत कोई बड़ा हिट या इम्पैक्ट देखने को लिए नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की डिजिटल जर्नी को माइक्रोसॉफ्ट के जाने से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान की डिजिटल जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में रूरल स्कूल्स में एट लॉन्च्ड कंप्यूटर लैब्स। इसने जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसमें डिजिटल अडॉप्शन को और बढ़ाने में हेल्प करी थी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करके लोकल लेवल पे जो इस जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी एजुकेशन के एडवांसमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉस ऑफ पाकिस्तान इन अ वेरी बिग वे। सो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़ ऑफ द डे। लास्ट में रिमाइंडर के लिए हमारा एक यूपीएससी मेंटरशिप का कोर्स जो है दिस इज़ रनिंग, जिसमें मैं प्री मेंस के साथ-साथ पूरी सिस्टमैटिक तरीके से गाइडेंस दे के आपकी प्रिपरेशन आपके साथ करवाऊँगा एंड टू एंड। ये मेंटरशिप का प्रिंसिपल ही है, दैट इज़ दिस इज़ द मेंटरशिप टिल सिलेक्शन। आप 2 साल एग्ज़ाम दो, चाहे 3 साल एग्ज़ाम दो, चाहे 4 साल एग्ज़ाम दो, आपका सिलेक्शन इज़ अवर मोटो, नॉट जस्ट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। So if you'd like to join the course where I take the full responsibility of your studies and education of your preparation, so उस केस में आप मुझे इस नंबर पे 8962291192 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस्ड कोर्स। इट्स अफोर्डेबिलिटी का आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो डू कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस कोर्स इफ यू वांट टू रियली प्रिपेयर सिंसियरली फॉर दिस एग्जाम along with. Thank you very much for watching the video. Please do share it with your friends who are preparing for the exam.